वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक नंबर 10 रहेगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चनर्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे होंगे इट विल बी फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज एंड साथ ही में कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ सीवर्स यानी कि आपका सीवरेज सिस्टम। सो इन टॉपिक से यहाँ पे क्या होंगे, इन टॉपिक से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे। सो बिफोर गोइंग थ्रू दी क्वेश्चंस या फिर बिफोर अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। आप क्या करिए, अगर आपने इनका रिवीजन नहीं किया है आप इनका रिवीजन अच्छे से करिए, फिर यहाँ से सेशन अटेम्प्ट करिए। या फिर बेटर इज़ मतलब अगर आपने रिसेंटली पढ़ा है तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एंड फिर आप देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है फिर आप अपने नोट्स को क्या करिए, रिवाइज करिए। सो यहाँ पे आपको कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ सीवेज, सीवर या फिर सीवरेज सिस्टम। अभी हमने ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज यहाँ पे नहीं लिया है। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंबाइंड सीवर इज़ वन विच ट्रांसपोर्ट। सो कंबाइंड सीवर की बात कर रहा है। कंबाइंड सीवर हमारे पास कौन सा सीवर होता है एंड साथ ही में क्या बोल रहा है, विच ट्रांसपोर्ट। सो कंबाइंड सीवर हमने देखा था, अगर आपको याद होगा हमने सेपरेट सीवर्स देखे थे, 3 टाइप के सिस्टम हमने देखे थे, सेपरेट, देन हमने देखा था कंबाइंड सिस्टम एंड देन हमने देखा था पार्शली कंबाइंड। सो हमने देखा था पार्शली कंबाइंड। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे बात हो रही है कंबाइंड सिस्टम की। कंबाइंड सिस्टम में हमारे पास क्या हो रहा था, कंबाइंड सिस्टम में एक ही सीवर हमारे पास होता था एंड इस सीवर में हमारे पास क्या होती थी, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। सो स्टॉर्म वाटर को भी ये इंक्लूड कर रहा था। हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा हमने ड्राई वेदर फ्लो पढ़ा था एंड वेट वेदर फ्लो पढ़ा था। सो ड्राई वेदर फ्लो में हमारे पास क्या होता था, ड्राई वेदर फ्लो में हमारी सीवेज होती थी। जो वेट वेदर हमारे पास होता था इसमें रेन वाटर या फिर आप कहोगे स्टॉर्म वाटर इसमें हमारा होता था। सो कंबाइंड सीवेज में क्या होता है, अच्छा सेपरेट सिस्टम में क्या होता है, दोनों को अलग अलग लिया जाता है। ड्राई वेदर फ्लो यानी कि जो हमारी सीवेज होगी डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल, इनको अलग से लिया जाएगा एंड जो स्टॉर्म वाटर है या फिर रेन वाटर है इसको अलग पाइप में या फिर सीवर में कैरी किया जाता है। कंबाइंड में क्या होता है, कंबाइंड में इन सबको यहाँ पे कंबाइनली कैरी किया जाता है। सो डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर, इन सबको एक ही सीवर में लिया जाता है एंड डोमेस्टिक को यहाँ पे हम सैनिटरी भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स। सो ध्यान दीजिएगा हमने पढ़ा था BOD अपॉन COD रेशियोज, क्लियर, BOD अपॉन COD रेशियोज। BOD क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, BOD रिप्रेजेंट कर रहा था बायोडिग्रेडेबल, अगर आपको याद होगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। COD किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। सो इसमें मेन थिंग जो है, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट भी हमारे पास होता है, क्लियर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट जो हमारे पास होता है जो कि डिकम्पोज हमारे पास नहीं होता है। सो अगर हाई COD बाई BOD रेशियो हमारे पास होगा, सो ये इसका इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। अगर COD बाई BOD रेशियो हमारे पास क्या हुआ, COD बाई BOD रेशियो हमारे पास हाई हुआ, ये कब हाई होगा, देखिए ये रेशियो कब हाई होगा, जब हमारे पास COD की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब हमारे पास COD जो है, COD की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड BOD जो है उसका वैल्यू कम होगा इस रेशियो में, तभी हमारे पास ओवरऑल COD बाई BOD रेशियो ज़्यादा होगा। अब COD ज़्यादा, इसका मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट है वो ज़्यादा होगा एंड अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट ज़्यादा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल NB मैं लिखूँगा, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट ज़्यादा होता है, क्या आप इसको बायोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हो, जी नहीं, तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको केमिकल मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है। सो इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या है, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट। सो इसमें बायोडिग्रेडेबल कंटेंट जो होगा वो कम होगा, सो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट जो होगा वो अच्छा खासा होगा। यहाँ पे क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ध्यान दीजिए, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सीवर apparatus यूज्ड इन सीवरेज सिस्टम एंड
सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नाउ पढ़िए स्टेटमेंट्स को, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। स्टेटमेंट ए, यहाँ पे स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए, ए लैंप पोल मे बी लोकेटेड व्हेन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन और ग्रेडियंट ऑफ सीवर इन बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड मैन होल्स। सो अगर दो क्लोजली स्पेस्ड मैन होल हमारे पास हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास दो क्लोजली स्पेस्ड फॉर एग्जांपल मैन होल्स हमारे पास है, ये बोल रहा है कि लैंप होल आप कहाँ पे लगाओगे, व्हेन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन और ग्रेडियंट। इनकी अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्शन, एक मैन होल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, सो अगर डायरेक्शन फॉर एग्जांपल चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर ग्रेडियंट हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप हमारे पास वैरी कर रहा है, स्लोप जो हमारे पास है वो वैरी कर रहा है, अगर स्लोप वैरी कर रहा है, सो उस केस में ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, हम लैंप पोल को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन अराइज होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम लैंप पोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्लशिंग टैंक। फ्लशिंग टैंक विल बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन देयर इज a steeper downward gradient along the alignment of sewer line. Now अगर आप देखोगे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे, लैंप पोल में बी located when there is change in direction or gradient of sewer in between two closely spaced manholes. So स्टेटमेंट पहली हमारे पास करेक्ट है बिल्कुल। सो हमने लैंप मैन होल देखे थे, सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लैंप मैन होल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आपने जनरल मैन होल देखे थे, अगर आपको याद होगा, मैन होल्स आपने जनरल देखे थे, फिर आपने ड्रॉप मैन होल देखा एंड लैंप मैन होल देखा आपने, क्लियर, जहाँ पे हम लाइट का यूज़ करेंगे, क्लियर। सो जहाँ पे हमारे पास सीवर्स काफ़ी क्लोज होंगे, या मैन होल्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जो मैन होल्स हमारे पास हैं, अगर वो क्लोज हुए बट डायरेक्शन में वेरिएशन आ रही है, सो बीच में आप क्या करोगे, बीच में आप यहाँ पे लाइट दोगे। फिर मैंने आपको बोला था अलग अलग टेस्ट्स हमारे पास होते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास क्लॉगिंग मत हो रही है, लीकेज मत हो रही है। सो उस केस में बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लैंप मैन होल का यूज़ करोगे। नाउ स्टेटमेंट बी अगर आप देखोगे, फ्लशिंग टैंक विल बी कंस्ट्रक्टेड। फ्लशिंग टैंक विल बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे आप बेसिकली जो हमारे पास सीवर्स हैं, जो हमारे पास सीवर्स हैं, सीवर्स को आप क्या करोगे, कैसे आप यहाँ पे मतलब उनमें क्लॉगिंग मतलब बचाओगे, अगर आपको याद होगा, यानी कि क्लीनिंग की बात हो रही है इन शॉर्ट, क्लीनिंग। एंड क्लीनिंग में मैंने आपको अलग अलग 3 मेथड्स बोले थे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्मॉल सीवर होगा, अगर हमारे पास मीडियम सीवर होगा, अगर हमारे पास लार्ज सीवर होगा। स्मॉल सीवर के केस में हम क्या करते हैं, स्मॉल सीवर के केस में हम फ्लशिंग करते हैं, अगर आपको याद होगा। एंड बताइए फ्लशिंग की नीड आपको कब पड़ेगी, जब फॉर एग्जांपल सीवर जो हमारे पास है, सीवर में फॉर एग्जांपल ब्लॉकेज हुआ, सीवर में हमारे पास ब्लॉकेज हुआ, यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो यहाँ पे रुक गए। सो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फ्लशिंग टैंक्स का यूज़ करोगे। सो वो जो टैंक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो मतलब जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल ह्यूमन यूरिन करने जाता है या फिर कुछ और करने जाता है, मतलब वॉशरूम वगैरह में वाटर क्लोजेट के ऊपर, स्पेशली अगर मैं फिशेस की बात करूं, तो वहाँ पे आपको फ्लश करना पड़ता है ताकि जो वेस्ट्स हैं, सॉलिड्स हैं, वो बेसिकली चले जाएं पाइप के थ्रू, क्लियर, चले जाएं पाइप के थ्रू। अगर मतलब ये तो लॉजिक की बात है। सो आप फ्लशिंग करते हो। सो मुझे बताइए, यहाँ पे बोल रहा है फ्लशिंग टैंक विल बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन देयर इज अ स्टीपर डाउनवर्ड ग्रेडियंट। सो अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ऐसे यहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है, दूसरा मैंने क्या लिया है, इंक्लाइनड लिया है एट सम एंगल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज थीटा यहाँ पे। सो एट सम एंगल यानी कि स्लोप इसको दिया है। क्या इस केस में मुझे फ्लशिंग टैंक की रिक्वायरमेंट होगी? जी नहीं, क्योंकि इस केस में जो सॉलिड्स होंगे उनको यहाँ पे जो वाटर है वो अपने साथ यहाँ पे बहा के ले जाएगा। सो इस केस में फ्लशिंग डिवाइस की, फ्लशिंग टैंक की हमें नीड नहीं होगी। सो इस केस में हमें फ्लशिंग टैंक की नीड नहीं होगी। फ्लशिंग टैंक आप याद रख सकते हो, फ्लशिंग टैंक की आपको कब नीड होती है? फ्लशिंग टैंक की आपको नीड होती है अगर आपके पास फ्लैट ग्राउंड होगा। इसको आप नोट्स में लिख सकते हो, एडअप कर सकते हो। अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास फ्लैट ग्राउंड होगा तब आप क्या करोगे, तब आप फ्लशिंग टैंक का यूज़ करोगे। या फिर एंड जनरली कहाँ पे आप इसको प्लेस करते हो? डेड एंड्स पे,
जो हमारे पास फ्लशिंग टैंक होती है इसको हम डेड एंड्स पे, फॉर एग्जांपल ये आप ये मानिए कि फॉर एग्जांपल ये लंबा सीवर हमारे पास है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, आप यहाँ पे इस एंड पे, आप इस एंड पे, यानी कि जो डेड एंड हमारे पास होंगे उन्हीं पे आप क्या करते हो, आप फ्लशिंग टैंक को प्लेस करते हो। क्लियर, क्योंकि डेड एंड्स पे ज़्यादा चांस होते हैं क्लॉगिंग के। सो देयरफॉर आप डेड एंड्स पे क्या करते हो, फ्लशिंग टैंक को प्लेस करते हो। एंड फ्लशिंग टैंक आप कब यूज़ करोगे, इस केस में जब आपके पास क्या होगा, फ्लैट ग्राउंड होगा, यानी कि यहाँ पे जो फ्लो होगा वो उतना सफिशेंट नहीं होगा कि इन सॉलिड्स को बहा के ले जाए। सो यहाँ पे आप बता सकते हो कि स्टेटमेंट ए हमारी करेक्ट है, बी हमारे पास इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नॉन सर्कुलर एंड सर्कुलर सीवर्स आर हाइड्रोलिकली इक्वल। सो यहाँ पे बात आ रही है हाइड्रोलिकली इक्वलिटी की। सो नॉन सर्कुलर एंड सर्कुलर सीवर आपसे पूछ रहा है आर हाइड्रोलिकली इक्वल, यानी कि एक नॉन सर्कुलर, फॉर एग्जांपल हमने अलग अलग, अगर आपको याद होगा नॉन सर्कुलर हमने अलग अलग शेप्स में देखे थे। क्लियर, सर्कुलर तो हमने एक ही देखा था, इसमें हमने 7-8 शेप्स देखे थे अगर आपको याद होगा। सो ये बोल रहा है कि ये हाइड्रोलिकली इक्वल होंगे कब, अच्छा व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी टू आर सेम, जब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया हम सेम लेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर सेम, डिस्चार्ज वेलोसिटीज आर सेम, डिस्चार्ज इज सेम। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट इज़ मोर रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ मेनली रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर मैं कहूँगा चैनल फ्लो। क्लियर, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सब्जेक्ट होता है उसका सब ब्रांच चैनल फ्लो। क्लियर, यानी कि स्पेशली ओपन चैनल फ्लो। सो ये बेसिकली उसी का पार्ट है या फिर क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, बट स्टिल हम इसको देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन कॉपी भी कर लेते हैं एंड सीधे आपके पेपर में डालेंगे। नाउ देखिए होता क्या है, हाइड्रोलिक इक्वेलिटी बेसिकली कब हमारे पास आती है, हाइड्रोलिक इक्वेलिटी में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक इक्वेलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास दो सेम सिस्टम, इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज सेम होगा। अगर हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्ज सेम होगा। या फिर हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ HMD, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सेम होगी। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो हमारे पास होता है इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस भी हम इसको बोलते हैं कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोलिक रेडियस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय R। एंड ये हमारे पास होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ एरिया अपॉन पेरीमीटर। क्लियर, एरिया अपॉन पेरीमीटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस एंड डिस्चार्ज सेम होना चाहिए हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट पाइप्स के लिए, बट इसमें से हम ज़्यादा प्रेफर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करते हैं, हम ज़्यादातर डिस्चार्ज को प्रेफर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं किसको, हम ज़्यादातर डिस्चार्ज को ही प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, बट हम क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज को प्रेफर करेंगे। अगर कहीं पे बोथ होता तब हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को भी यहाँ पे चूज़ करते, क्या करते, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को चूज़ करते। नाउ बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर सेक्शन की अलग से। सो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे। नाउ सर्कुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सर्कुलर सेक्शन मैंने आपको बोला था मोस्ट वाइडली यही हमारे पास यूज़ होते हैं। क्लियर, यही हमारे पास यूज़ होते हैं। अच्छा, अब क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि इनमें जो पेरीमीटर होता है वो कम होता है। ये आप अगेन इस इक्वेशन से बता सकते हो। R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है एरिया अपॉन पेरीमीटर। R मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस, इट इज़ इक्वल टू A/P। सो हमारे पास परिमीटर जो है, परिमीटर एफिशिएंसी के लिए परिमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो इसका मतलब अगर परिमीटर मिनिमम होगा सो R क्या होगा, मैक्स होगा। इसका मतलब A मैक्स होना चाहिए। सो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। सो परिमीटर जो है, परिमीटर मिनिमम होना चाहिए। देखा था हमने, परिमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर, किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि R जो हमारे पास है, R यहाँ पे मैक्स होना चाहिए। R अगर मैक्स होगा सो फ्लो जो हमारे पास है वो अच्छा खासा होगा, इनकी एफिशिएंसी अच्छी खासी होगी। अब अगर मुझे बताइए परिमीटर मिनिमम होगा, ध्यान दीजिए ये हमारे पास है सर्कुलर सेक्शन, अगर इसका परिमीटर मिनिमम हुआ सो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो कम लग जाएगा। अगर परिमीटर मिनिमम होगा, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल
जो हमारे पास है वो कम लग जाएगा, यानी कि खर्चा कम आएगा। क्लियर, खर्चा हमारे पास क्या होगा, खर्चा हमारे पास कम आएगा। क्लियर। एंड जनरली जो सर्कुलर सीवर हमारे पास होता है इसको हम खाली सेपरेट सीवर की तरह यूज़ करते हैं। क्लियर, खाली सेपरेट सीवर की तरह यूज़ करते हैं। एंड नॉन सर्कुलर सीवर, स्पेशली कौन सा सीवर, एग शेपर्ड, इसको हम दोनों सेपरेट सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसको हम कंबाइंड सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, नॉन सर्कुलर स्पेशली एग को हम सेपरेट में भी एंड कंबाइंड में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड ये ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, जो नॉन सर्कुलर होते हैं दीज आर मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको अलग अलग शेप्स यहाँ पे बनानी है। क्लियर, फॉर एग्जांपल एग शेपर्ड आपको ऐसे बनाना है। क्लियर, एग शेपर्ड जिसमें हमारे पास ऐसे, क्लियर, ऐसे हमारे पास इसकी शेप होती थी, किसकी, अगर आपको याद होगा न्यू अवॉइड सेक्शन एंड अवॉइड सेक्शन जो आपको बोले थे। सो देखिए कितनी खतरनाक शेप्स, या फिर हॉर्स शू शेपर्ड। क्लियर, हॉर्स शू शेपर्ड सीवर आपको बनाने हैं। क्लियर, सो देयरफॉर आपको खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनके केस में पेरीमीटर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा हमारे पास। अच्छा, एंड सर्कुलर सेक्शन का एक और बेनिफिट हमारे पास है, इसमें हमारे पास लेस डिपोजिशन होता है। यानी कि सर्कुलर सेक्शन जो हमारे पास है, यानी कि इसकी जो सर्कुलर शेप है ये हमें ये बेनिफिट देती है कि इसमें जो डिपोजिशन होता है वो काफ़ी कम होता है। क्लियर, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो आगे बढ़ते हैं, नाउ बात करेंगे हम, देखिए सीवर्स के ही ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऑप्शन इसमें क्या है, सर्कुलर सीवर, देन हॉर्स शू सेक्शन, देन एग शेपर्ड। देखिए ये सभी हमने देखे थे। सेगमेंटल सेक्शन यहाँ पे इसने नया डाला है। क्लियर, सेगमेंटल सेक्शन। नाउ सर्कुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, देखिए ऑप्शन यहाँ से सबवे, कैरिंग वाटर, ट्रैफिक पर्पस, कैरिंग सीवेज। सो हमेशा आप क्या करिए, मेरे आंसर करने से पहले ही आप आंसर करिए। नाउ आपने अपने से वहाँ पे आंसर किया होगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर सेक्शन जो हमारे पास है इनको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब हमने सीवरेज सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको जो पानी के लिए पाइप्स हमारे पास होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पाइप्स होती हैं उनका मैंने आपको बोला था, सीवर का मैंने आपको बोला था। कैरिंग वाटर के लिए हमेशा सर्कुलर पाइप्स हमारे पास यूज़ होती हैं। सो सर्कुलर पाइप्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर, किसके लिए, कैरिंग वाटर, वाटर कैरिंग के लिए खाली एक ही शेप आपके पास होती है, सर्कुलर। अच्छा, सीवेज के लिए आपके पास अलग अलग शेप्स होती हैं, जो अभी हमने फॉर एग्जांपल देखा, अलग अलग शेप्स जो हमने पढ़ी थी, पैराबोलिक शेप, अच्छा सेमी इलिप्टिकल, सेमी सर्कुलर, अच्छा बास्केट हैंडल, रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉर्स शू शेपर्ड, न्यू अवॉइड सेक्शन, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। नाउ हॉर्स शू सेक्शन, हॉर्स शू सेक्शन मैंने आपको बोला था ये हम कब यूज़ करते हैं, हैवी डिस्चार्ज के लिए। इसका हम यूज़ करते हैं कब, हैवी डिस्चार्ज के लिए एंड स्पेशली लार्ज सीवर्स के लिए। जो हॉर्स हमारे पास है, जो हॉर्स हमारे पास है, हॉर्स का आप कब यूज़ करोगे, हॉर्स का आप यूज़ करोगे हैवी डिस्चार्ज के लिए या फिर लार्ज सीवर्स के लिए, स्पेशली ट्रंक एंड आउटफॉल सीवर, उनके लिए आप यूज़ करोगे। सो हॉर्स शू सेक्शन जो होगा ये आपका काम आएगा किसमें, ये आपका काम आएगा देयरफॉर ट्रैफिक पर्पस के लिए। ट्रैफिक पर्पस मतलब इसके ऊपर, यानी कि अगर हमारे पास नीचे हॉर्स शू सीवर होगा इसके ऊपर मतलब गाड़ियाँ, लोग पैदल जा सकते हैं। क्लियर, गाड़ियाँ चल सकती हैं, यानी कि क्योंकि साथ ही में इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो हैवी होता है, देयरफॉर इसको हम मतलब एक स्ट्रॉन्ग वे में इसको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। देन एग शेपर्ड सेक्शन, एग शेपर्ड सेक्शन आप क्या करोगे, जनरली कैरिंग सीवेज के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे, कैरिंग सीवेज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एग शेपर्ड यूज़ करोगे। क्लियर, एग शेपर्ड आप यूज़ करोगे सीवेज के लिए। लास्ट यहाँ पे बचा हमारा सेगमेंटल। सेगमेंटल की अगर मैं बात करूँ, जनरली सेगमेंटल सेक्शन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर टनल्स में हम इसका यूज़ देखते हैं। सो सेगमेंटल सेक्शन, टनल इंजीनियरिंग अगेन अलग सब्जेक्ट होता है। सो आपको मतलब अगर आपको कोई चीज़ मतलब ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या होते हैं वो जनरली इंटरनेट पे जाते हैं, चीज़ें सर्च करते हैं क्वेश्चंस को। सो इंटरनेट पे क्या होता है,
जब भी आप देखते हो, मतलब काफ़ी बच्चे कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, मुझे बाद में सेंड करते हैं। सो होता क्या है, जब भी मतलब इंटरनेट पे या फिर गूगल पे क्वेश्चन अपलोड होता है, वहाँ पे जो पहली आंसर की होती है, पहली आंसर की के आंसर्स वहाँ पे डाले होते हैं। एंड ज़्यादातर आजकल आप देखते हो ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन आज जानबूझकर रॉन्ग क्वेश्चन डाले जाते हैं किसी भी बोर्ड के द्वारा, क्योंकि उनको 200 कमाने हैं, उनको 100 कमाने हैं, फिर बच्चों से रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। सो अगर फर्दर मतलब मुझे लगता है कि कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा, सो उसका मैं आपको मतलब अलग से आंसर दे देता हूँ या फिर कुछ और। नाउ देखिए सेगमेंटल सेक्शन। सो सेगमेंटल सेक्शन हमारे पास सब वेज में जनरली यूज़ होते हैं, कहाँ पे, टनल्स में। क्लियर, सब वेज में, टनल्स में। सो यहाँ पे आप ऑप्शन मैच करा सकते हो। सो ए का हमारे पास क्या होगा, ए का हमारे पास 2 होगा। सो यहाँ पे भी ए का 2 है। सो 2 जगह हमारे पास है ए का 2, ए का 2। फिर हमारे पास बी का क्या होगा, बी का हमारे पास 3, यहाँ पे बी का 3, यहाँ पे भी बी का 3। फिर सी का हमारे पास क्या होगा, सी का 4। सो यहाँ पे सी का 4 एंड डी का 1। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए सर्कुलर सीवर। सो सर्कुलर सीवर के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। सो यहाँ पे बोल रहा है कि एडवांटेज कौन सी नहीं है, फ़ायदा कौन सा नहीं है। इट गिव्स द ग्रेटेस्ट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ व्हेन रनिंग फुल और हाफ फुल। सो बढ़िया है। सो यह हमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अच्छी खासी दे देता है, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम होता है अच्छा खासा। अच्छा, सर्कुलर सीवर्स आर ईजिली मैन्युफैक्चर्ड। जी हाँ, क्योंकि इनमें हमने क्या देखा, आर इज इक्वल टू ए बाई पी। पी इनमें क्या होना चाहिए, मिनिमम, ए मैक्स होना चाहिए, तब आर मैक्स होगा। क्लियर। फिर इट इज़ मोस्ट अनइकोनॉमिकल। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ मोस्ट अच्छा इकोनॉमिकल। इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन सिंस इट यूटिलाइज ए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जो मैंने आपको ऊपर बोला था, अगर पी मिनिमम होगा इसका मतलब मटेरियल जो होगा वो कम लगेगा। फिर इट हैज़ यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑल अराउंड एंड हेंस ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्लज डिपोजिशन। जी नहीं। सो यही हमारा क्या रहेगा, यही हमारा ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी। सो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट हैज़ यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑल अराउंड। जी हाँ। फिर हेंस ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्लज डिपॉजिट्स। सो इसमें स्लज डिपॉजिट्स नहीं होते हैं ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉस सेक्शन हमारे पास, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। सो ये हमारा रॉन्ग होगा। इसके बोलने का मतलब ये है कि जो सर्कुलर सेक्शन है इसमें ज़्यादा डिपॉजिशन रहता है, यानी कि सॉलिड्स जो हैं ये इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, इनकी लेयर बन जाती है। सो अगर डिपॉजिशन होगा यहाँ पे ब्लॉकेज होगा। सो ऐसा इनमें नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सीवर्स। नेक्स्ट, द स्पेसिंग ऑफ मैन होल अबव डैश डैश मे बी अलाउड ऑन स्ट्रेट रन फॉर सीवर ऑफ डायमीटर्स अबव 900 एंड 1500 mm। मैंने आपको अलग टेबल दिया था, अगर आपको याद होगा, डाया के हिसाब से, फिर स्पेसिंग के हिसाब से। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपल वे में खाली 3 डेटा यहाँ पे याद रखोगे। क्लियर, 3 डेटा। एक आप यहाँ पे डाया याद रखोगे एंड साथ में यहाँ पे आप क्या रखोगे, स्पेसिंग याद। क्लियर, स्पेसिंग देखिए, स्पेसिंग अगर हमारे पास स्पेसिंग क्या हुई, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्पेसिंग ऑफ मैन होल अबव डैश में भी अलाउड ऑन स्ट्रेट रन फॉर सीवर ऑफ डायमीटर इतना। सो पहले हम, अगर मैं डाया की बात करूं, अगर हमारे पास डाया हुआ 0.9 टू 1.5 मीटर, फिर अगर हमारे पास डाया हुआ 1.5 टू 2 मीटर, खाली इन 3 को आप याद रखोगे। फिर अगर हमारे पास डाया हुआ ग्रेटर देन 2 मीटर, सो हमारे पास स्पेसिंग क्या होगी, अगर हमारे पास डाया हुआ 0.9 टू 1.5 मीटर, स्पेसिंग आप लोगे 90 टू 150 mm। सो स्पेसिंग जो आप मीटर, सो स्पेसिंग जो आप लोगे दैट विल बी 90 टू 150 मीटर। क्लियर, मैन होल्स के बीच 90 टू 150 मीटर, यानी कि इनके बीच जो स्पेसिंग होगी, एक मैन होल अगर यहाँ पे हमारे पास है, दूसरा यहाँ पे, इनके बीच जो स्पेसिंग आप रखोगे दैट विल बी 90 टू 150 मीटर। कब, अगर हमारे पास साइज़ जो हुआ वो इतना हुआ, अगर हमारे पास 1.5 टू 2 मीटर हुआ, इस केस में आप स्पेसिंग जो रखोगे दैट विल बी 150 टू 200 मीटर। सो 0.9 यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 150, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 150 एंड यहाँ पे 200 मीटर। अगर फिर ग्रेटर देन 2 मीटर डाया हुआ, यानी कि ग्रेटर देन 2 मीटर डाया हुआ, यहाँ पे डाया अगर 2 मीटर से ज़्यादा हुआ, उस केस में जो स्पेसिंग आप रखोगे दैट इज़ 300 मीटर। एंड यही हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग इन सीवर्स।
300 मीटर हमने देखा था। वहाँ पे मैंने अलग से भी आपको एक बड़ा टेबल मेंशन किया था, अगर आप उसको भी याद रखना चाहते हो आप उसको रख सकते हो। जनरली 99% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, बट वहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है उस वाले टेबल में, बट जनरली आप इसको भी याद रख सकते हो। क्लियर? सो देखिए सीधे 900 to 1500 mm का हमारे पास क्या होगा, 90 to 150 मीटर। नेक्स्ट नंबर 8 यहाँ पे सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम, ध्यान दीजिए सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम आर जनरली प्लेस्ड एट डैश डैश डिस्टेंस 150 to 300 मीटर अपर एंड ऑफ ब्रांच सीवर एवरी चेंज इन द साइज ऑफ सीवर ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे। नाउ ध्यान दीजिए सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम, अगर मैं सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम की बात करूं, सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि वेंटिलेशन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली, अगर हमारे पास कहाँ पे हम देंगे बेसिकली वेंटिलेटिंग कॉलम मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास वेंटिलेशन के लिए ऊपर कॉवल होगा, जो आपको बोला था ऊपर कॉवल होगा हमारे पास। सो इसी को बोलते हैं हम वेंटिलेटिंग कॉलम। कब हम देंगे, ध्यान दीजिएगा, कब हम देंगे सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम, जनरली अगर हमारे पास क्या हुआ, ब्रांच सीवर हुआ। सो अगर हमारे पास क्या हुआ, ब्रांच सीवर हुआ, एंड ब्रांच सीवर में कहाँ पे हम देते हैं, अपर एंड पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे वेंटिलेटिंग कॉलम। दूसरा हमारे पास चेंज इन साइज ऑफ सीवर, जहाँ पे भी चेंज इन साइज ऑफ सीवर होगा वहाँ पे भी हम इसको दे सकते हैं, किसको, वेंटिलेटिंग कॉलम को। तीसरा हमारे पास अगर स्पेसिंग हमारे पास हुई जनरली, कितनी, 300 मीटर जनरली। सो अगर हमारे पास स्पेसिंग हुई जनरली अबाउट 300 मीटर, तब उस केस में भी हम क्या देते हैं, वेंटिलेटिंग कॉलम को प्रोवाइड करते हैं। एंड चौथा पॉइंट, कहाँ पे हम प्रेफर करते हैं, जनरली वेंटिलेटिंग कॉलम को हम ओपन एरियाज़ में प्रेफर करते हैं, क्योंकि ओपन एरियाज़ में इसीलिए ताकि इसके ऊपर क्या आए, ताकि इसके ऊपर सनलाइट आए एंड जो सर्कुलेशन है एयर की वो होती रहे यहाँ पे। सो ये हैं कुछ कंडीशंस जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेंटिलेटिंग कॉलम को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? सो आप इसको भी क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में, वेंटिलेटिंग कॉलम। क्लियर? जहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी, जनरली मैन होल, ड्रॉप मैन होल, सीवर अपर टेंशंस जो भी हमने देखे थे, या फिर कैच पिट बेसिन, आप इसको वहीं पे ऐड कर सकते हो, किसको, सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम को। नाउ नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर टाइप्स हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू सल्फाइड कोरोजन। सो अगर मैं सल्फाइड कोरोजन की बात करूँ, जो हमारे पास स्टोन वियर हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेट्रीफाइड क्ले सीवर या फिर स्टोन वियर, इनमें हमारे पास क्या होती है, सल्फाइड रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लेज्ड सीवर। सो यहाँ पे साल्ट ग्लेजिंग की जाती है स्टोन वियर के केस में, अगर आपको याद होगा। सो देयरफॉर सल्फाइड कोरोजन के लिए वेट्रीफाइड क्ले सीवर या फिर स्टोन वियर भी कहीं पे ऑप्शन हो सकता है, ये हमारे लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी शुड बी मेंटेन्ड एट लीस्ट वंस इन अ मंथ, अ वीक, अ डे, 8 आवर्स। सो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारे पास एट लीस्ट दिन में एक बार तो होनी चाहिए। सो शुड बी मेंटेन्ड एट लीस्ट वंस इन अ डे। नेक्स्ट, the minimum and average velocity developed in sewers for the removal of impurities respectively are। so minimum and average की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम एंड एवरेज वेलोसिटी आपके पास कितनी होनी चाहिए। सो इट इज़ यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हम जाएंगे, ऑप्शंस के हिसाब से 0.4, 0.35, 0.4 इनको हम जनरली चूज़ नहीं करेंगे, इनके अबव वैल्यू को हम चूज़ करेंगे, दैट इज़ 0.45। सो हमने, अगर आपको याद होगा, अलग अलग वैल्यूज़ देखे थे किसके, जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारे पास होती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जनरली 0.8 to 0.9 जो हमारे पास एवरेज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारे पास होती है। सो एवरेज की अगर हम बात करें, इट इज़ 0.9 के साथ आप जा सकते हो, एंड जनरली इवन हम 1 के साथ भी जा सकते हैं मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। फिर मैंने आपको बोला था, अगर हमारे पास सैनिटरी सीवर हुआ, या फिर स्टॉर्म वाटर सीवर हुआ, सैनिटरी सीवर के लिए जनरली कितनी वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी 0.6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे इट शुड नॉट बी लेस देन 0.75 मीटर पर सेकंड।
सो ये वैल्यूज़ हमारे पास। सो मिनिमम हम 4.5 को क्या करते हैं, जनरली मिनिमम हम 0.45 को क्या करते हैं, पिक करते हैं। एंड याद रखिएगा यहाँ पे शायद मे भी ये नोट्स में मैंने लिखाया होगा या फिर नहीं लिखाया होगा, आप इसको नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो। क्या आप यहाँ पे याद रख सकते हो, फॉर रिमूवल ऑफ, कभी कभार ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाती है, फॉर रिमूवल ऑफ 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल। अच्छा, कामा जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी हमारे पास है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.45 मीटर पर सेकंड। कभी कभार ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाता है हमारे पास, तो इसको भी आप याद रखोगे। सो मिनिमम अगर कहीं पे भी आए आप किसके साथ जाओगे, 0.45 के साथ जाओगे। ऑन एन एवरेज 0.8 to 0.9 हमारे पास। एंड अगर अलग सीवर्स का पूछे, स्टॉर्म वाटर सीवर, उसके लिए 0.6, सैनिटरी सीवर के लिए 0.6, स्टॉर्म वाटर सीवर के लिए 0.75। सैनिटरी मतलब जनरली सीवेज कैरी करने के लिए, स्टॉर्म मतलब रेन वाटर को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश CPHEEO, to avoid erosion due to sand and other gritty material carried in the sewer, the maximum velocity should not exceed. Now मिनिमम वेलोसिटी की हमने बात की, मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्यों लिमिट करते थे, एंड वहाँ पे भी मैंने आपको टेबल दिया था, अगर आपको याद होगा, वेट्रीफाइड टाइल्स, कास्ट आयरन, स्टोन वियर के लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए, ऑर्डिनरी ब्रिक सीवर के लिए, अर्दन चैनल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ बताए थे। बट जनरल जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इट शुड नॉट जनरली एक्सीड कितना हमारे पास, 3 मीटर पर सेकंड। सो इसको हम कोशिश करते हैं कि हम 3 मीटर पर सेकंड पे क्या करें, लिमिट करें। इवन कि वेट्रीफाइड में हम क्या जाते हैं, 4.5 से 5.5 मीटर पर सेकंड तक भी हम जाते हैं, बट जनरली हम कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 3 मीटर पर सेकंड। सो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा था। नेक्स्ट, corrosion in pipes is due to dissolved oxygen, pH value, impurities in the material. So all of the above. So सभी के कारण क्या होगा, corrosion DO के कारण भी होगा, pH के कारण भी होगा, impurities के कारण भी होगा। Next, according to IS इतना for sewer that are to be cleaned manually and which cannot be entered for cleaning or inspection, the maximum distance between manholes should be. So अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल्स हमारे पास कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक मैन होल से कहाँ तक दूसरे मैन होल तक हम जनरली क्या करते हैं, हम कितनी स्पेसिंग देते हैं, क्लियर। हम जनरली कितनी स्पेसिंग देते हैं, स्पेशली जहाँ पे हमें क्या करना है, मैनुअली इनको क्या करना है, मैनुअली हमें क्या करना है, क्लीन करना है। सो इस केस में हमने वैल्यू देखा था, इट इज़ हमारे पास 30 मीटर। सो हमारे पास क्या है, 30 मीटर। एंड मैंने आपको डाया भी बोला था, डाया आप कितना याद रखोगे, डाया हमारे पास 0.5 to 0.6 मीटर, 0.5 to 0.6 मीटर। कभी कभार इसको सेंटीमीटर में भी पूछा जाता है, इट इज़ मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको 100 करना है, इट इज़ 50 and 60 सेंटीमीटर, 50 and 60। सो सभी वैल्यूज़ हमने देखे थे, क्लियर। सो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, 50 मीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्लियर। 50 मीटर जो हमारे पास है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंड मुझे बताइए ये जो वैल्यू है 0.5 to 0.6 मीटर, ये मैंने और किसके लिए बोला था, याद करिए। सो इसके ऊपर भी शायद क्वेश्चन कराया था या फिर आया है, सो ये भी आपको बताया था, ड्रॉप मैन होल। नेक्स्ट, द फ्लो, अच्छा ड्रॉप मैन होल कब, जब हमारे पास एलिवेशन दो सीवर्स का डिफरेंट होता है। सो उस केस में हम ड्रॉप मैन होल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कितना, 0.5 to 0.6 मीटर। नेक्स्ट, द फ्लो थ्रू द सीवर विच कॉन्सिस्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ड्यूरिंग नॉन मॉनसून पीरियड। सो बात कर रहा है फ्लो थ्रू द सीवर, इनकी सीवर के थ्रू ये कौन सा फ्लो होता है, विच कॉन्सिस्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ड्यूरिंग नॉन मॉनसून पीरियड, यानी कि नॉन मॉनसून मतलब इसमें रेन इंक्लूड नहीं होगा। सो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेदर फ्लो, DWF। सो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेदर फ्लो, जिसमें स्टॉर्म वाटर या फिर रेन वाटर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जॉइंट सीवेज लाइन इज मोस्ट कॉमनली इन प्लेन और RCC पाइप्स। सो RCC या फिर प्लेन पाइप्स में हमारे पास बेल एंड स्पाइगॉट जॉइंट का ज़्यादातर यूज़ होता है। नेक्स्ट ईयर, identify the incorrect statement with respect to the waste water carriage system.
द लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट इज लेस इन द कंबाइंड सिस्टम व्हेन कंपेयर टू सेपरेट। सो पहली स्टेटमेंट, लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट इन इज लेस। अच्छा, लोड ऑन ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा WTP, ये बोल रहा है कि इसके ऊपर, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट करनी है, इस प्लांट में अलग अलग सिस्टम्स हमारे पास होंगे, फिर अलग अलग यूनिट, क्योंकि यहाँ से हम हाउस सीवर, लेटरल सीवर, ब्रांच, मेन सीवर, आउटफॉल सीवर, इनको हम लास्ट पे आउटफॉल सीवर को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे पास होगा ट्रीटमेंट प्लांट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि इन सीवर्स के थ्रू जो लोड आ रहा होगा, द लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट इज लेस इन द कंबाइंड सिस्टम व्हेन कंपेयर टू ए सेपरेट सिस्टम। सो कंबाइंड सिस्टम में ध्यान दीजिए, कंबाइंड सिस्टम में एक आपका सीवेज आ रहा है, इसमें साथ ही में इसमें आपका रेन वाटर या फिर स्टॉर्म वाटर भी आ रहा है। सो इस केस में लोड ज़्यादा होगा। सो आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट। सो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा आंसर होगा। बट स्टिल आपको अदर ऑप्शंस भी देखने हैं कि अदर ऑप्शंस हमारे पास क्यों इसका आंसर नहीं है या फिर वो करेक्ट क्यों है। ध्यान दीजिए, द लार्ज साइज ऑफ सीवर इज रिक्वायर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम व्हेन कंपेयर टू ए सेपरेट। जी हाँ, सो अगर आप क्या करोगे, अगर आप कंबाइंड सिस्टम बनाओगे, कंबाइंड सिस्टम में आपको बड़ा साइज चाहिए। अच्छा, सेपरेट में आपको कम साइज़ चाहिए। क्लियर, सेपरेट में आपको कम साइज़ चाहिए बट लार्ज में आपको ज़्यादा साइज़ चाहिए, क्योंकि आप इसमें स्टॉर्म वाटर भी कैरी कर रहे हो। सो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, द सीवेज इन द सेपरेट सिस्टम विल बी मोर यूनिफॉर्म कैरेक्टर एंड सो विल लैंड इटसेल्फ फॉर मोर ईजिली टू प्यूरिफिकेशन। सो सेपरेट सिस्टम में क्या होगी, सेपरेट सिस्टम में वो हमारे पास ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि उसमें जो पानी का वेस्ट वगैरह होगा या फिर पानी जो बाहर से आ रहा होगा वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर चांसेस ऑफ चोकिंग आर लेस इन कंबाइंड सिस्टम। सो जी हाँ, कंबाइंड सिस्टम में चोकिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें रेन वाटर या फिर जो स्टॉर्म वाटर है वो भी इंक्लूड होता है, इसीलिए चोकिंग कम होती है। सो ये भी सही है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। राइट आंसर मतलब इसके हिसाब से इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एज पर CPCB norms, the maximum permissible limit of 3-day biochemical oxygen demand at 27 degree Celsius in wastewater effluent when discharged into an inland river or stream is। सो मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, 20-30 रूल बोला था। एंड 20-30 रूल जनरली ये हमारे किसके लिए होता है, डोमेस्टिक सीवेज या फिर जनरल सीवेज के लिए होता है। दिस इज़ फॉर डोमेस्टिक सीवेज या फिर जनरल सीवेज, जब आपको इनलैंड रिवर या फिर स्ट्रीम में क्या करनी है, इसको वहाँ पे छोड़ना है, वहाँ पे छोड़ के आना है। सो हमारे पास 20-30 रूल मतलब यहाँ पे हमारे पास, अगर आपको याद होगा, 20 यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, 20 BOD। अच्छा, 30 हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड, बट 20 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कोई। नाउ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास डोमेस्टिक के बजाय इंडस्ट्रियल सीवेज हुई, डोमेस्टिक के बजाय क्या हुई, इंडस्ट्रियल सीवेज हुई। नाउ इंडस्ट्रियल सीवेज में हमारे पास वैल्यूज़ क्या होते हैं, एंड ये क्वेश्चन में जनरली ऐसा मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं आपके। जो हमारे पास जनरली इंडस्ट्रियल सीवेज होती है, इंडस्ट्रियल सीवेज। अगर मैं इंडस्ट्रियल सीवेज की बात करूँ, इंडस्ट्रियल सीवेज में हमारे पास जो BOD की लिमिट होती है दैट इज़ 30 ppm। सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो लिमिट होती है दैट इज़ 100 ppm। एंड COD की अगर मैं बात करूं, जो COD हमारे पास होता है, क्लियर, जो COD हमारे पास होता है इट इज़ 250 ppm। सो जनरली क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया जाता है कि ये इंडस्ट्रियल सीवेज है या फिर डोमेस्टिक, वो आपको जनरली देगा। वहाँ पे आपको अपने हिसाब से देखना है कि मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊँगा। सो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि BOD डोमेस्टिक के लिए 20, इंडस्ट्रियल सीवेज के लिए 30, सो हम यहाँ पे 30 के साथ जाएंगे। क्लियर। सो इन वैल्यूज़ को भी आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को भी साथ में आप नोट करते जाओगे। नाउ आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड एक दो एस्पेरेंट क्या बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे ये सेशन क्यों अपलोड कर रहे हो, इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए, कंपटीशन ऐसे नहीं बढ़ता। कंपटीशन क्या है, या फिर आपको बाकियों के साथ मतलब कंपेयर अपने आप को नहीं करना है, आपको खुद से अपनी परफॉर्मेंस देनी है, खुद से अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, खुद से मेहनत करनी है। नाउ होता क्या है, एट दी मतलब बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ाम आपकी जो मेहनत है वो वर्क मैटर करती है, हार्ड वर्क। बट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन टोटली 100% आपका लक पे
डिपेंड रहता है। आपकी सिलेक्शन टोटली 100%, 99.9 नहीं 100% ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम किसके ऊपर डिपेंड रहती है? आपके लक के ऊपर। हार्ड वर्क कहाँ तक? आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले जितना कर सको उतना। उस दिन खाली आपका लक मैटर करेगा कि जो ऊपर वाला है क्या वो चाहता है कि आप बनो या ना बनो। सो अगर वो चाहता है, अगर आप कम भी पढ़ के जाओगे बट आपने हार्ड वर्क किया होगा, बट अपनी तरफ से आपको लग रहा होगा कि मैंने उतना एफर्ट नहीं दिया, बट आपने मतलब सिलेबस सारा पढ़ा होगा एटलीस्ट, मतलब कंडीशन क्या है, सिलेबस सारा पढ़ा होना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको डाउट होगा मन में, बट अगर ऊपर वाला चाहेगा आपकी सिलेक्शन होगी। बट आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप 7-8 बुक सॉल्व करके आओ इस एक सब्जेक्ट के लिए, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा आपके वो 2 घंटे वो फेवर वहाँ पे नहीं होंगे। सो इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर ना पढ़ें कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है कौन कम पढ़ रहा है। आप अपना एफर्ट दो, आप अपने बारे में सोचो एंड अपने साथ ऑनेस्ट रहो, एंड स्पेशली जो प्रेइंग होती है वो ज़्यादातर मैटर करती है। क्लियर नाउ, जो कि मैंने देखा है, या फिर जो हमारे साथ एस्पिरेंट होते हैं, या फिर जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोलीग्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें रियलाइज होती है एट द एंड ऑफ द डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड? COD की बात कर रहा है। सो ऊपर यहाँ पे 500, 350, 100, 250। सो हम जाएंगे किसके साथ? हम जाएंगे 250 के साथ यहाँ पे। क्लियर नाउ नेक्स्ट ईयर 30 क्वेश्चन हैं टोटल में हमारे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियली सेपरेट सिस्टम। सो हमारे पास सेपरेट सिस्टम, अच्छा फिर कंबाइंड सिस्टम, फिर हमारे पास पार्शियली सेपरेट या फिर पार्शियली कंबाइंड सिस्टम, 3 सिस्टम हमारे पास। क्लियर नाउ, पार्शियली सेपरेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम आप कहाँ पे यूज़ करते हो? जनरली जो हमारे पास स्मॉल टाउन्स वगैरह हैं वहाँ पे आप यूज़ करोगे, पार्शियली सेपरेट को आप यूज़ करोगे। नाउ ध्यान दीजिए, ऑप्शन हमारे पास क्या है? इन पार्शियली, एंड मैंने आपको बोला था पार्शियली में क्या करते हैं हम मतलब क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा जो स्टॉर्म वाटर है वो भी इंक्लूड कर देते हैं, जो स्टॉर्म वाटर है उसको भी इंक्लूड करते हैं, एंड साथ में नियर बाय अगर इसमें फ्लो ज़्यादा आया तब हम नियर बाय चैनल में क्या करते हैं, उस फ्लो को डाइवर्ट करते हैं, किसमें? पार्शियली सेपरेट में। नाउ ध्यान दीजिएगा, इन पार्शियली सेपरेट सिस्टम द कॉस्ट ऑफ पंपिंग इज इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू सेपरेट सिस्टम। देन इन पार्शियली सेपरेट सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी may not develop in dry weather flow। नाउ ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे अच्छा सर्कुलर, अच्छा सेपरेट कंबाइंड की। नाउ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेपरेट सिस्टम की बात करूँ, सेपरेट सिस्टम में हमारे पास क्या है? सेपरेट सिस्टम हमारे पास जनरली कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हमारे पास जो रेन वाटर है या फिर जो स्टॉर्म वाटर है वो कन्फाइनेड होता है किसी पर्टिकुलर सीजन में, यानी कि 1-2 महीने आ रहा है, साल भर नहीं आ रहा है। कंबाइंड आप कहाँ पे यूज़ करते हो? जहाँ पे रेनफॉल या फिर स्टॉर्म वाटर आपका थ्रू आउट दी ईयर है। क्लियर, वहाँ पे आपका रेनफॉल जो स्टॉर्म वाटर है वो थ्रू आउट दी ईयर है। एंड कंबाइंड के केस में हम क्या करते हैं? कंबाइंड के केस में जनरली जो हम डिज़ाइन डिस्चार्ज करते हैं दैट इज़ हमारे पास रेनफॉल प्लस 2 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो, अगर आपको याद होगा। सेपरेट के केस में क्या होगा? इसको भी आप नोट डाउन करोगे। सेपरेट के केस में हमारे पास रेनफॉल प्लस 6 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो कैरी होगा। क्लियर, 6 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो यहाँ पे कैरी होगा, किसमें? सेपरेट सिस्टम में। एंड सेपरेट में जनरली हम जो सर्कुलर शेप है उसी को प्रेफर करते हैं। एंड अगेन सेपरेट सिस्टम हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं? जहाँ पे हमारे पास टोपोग्राफी जो कि होती है दैट इज़ रॉकी। अच्छा, कंबाइंड कहाँ पे? जहाँ पे हमारे पास नैरो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पे हम कंबाइंड को प्रेफर करते हैं। क्लियर, वहाँ पे हम कंबाइंड को प्रेफर करते हैं। इंडिया में किसको हम प्रेफर करते हैं? सेपरेट को। सब चीज़ें हमने पढ़ी है। नाउ एक एडिशनल पॉइंट हियर कि अगर हम पंपिंग की बात करें, मैंने आपको बोला था जो हमारे पास कंबाइंड होता है इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप साथ में जो वेट वेदर फ्लो है या फिर स्टॉर्म वाटर है उसको भी कैरी कर रहे हो, कि इसमें कंबाइंड में। देयरफॉर यहाँ पे जो पंपिंग का कॉस्ट होगा, पंपिंग का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, वेरी हाई। पंपिंग कॉस्ट जो होगा वो वेरी हाई होगा, क्योंकि आप पानी में आप सीवर में सीवेज कैरी कर रहे हो, साथ में स्टॉर्म वाटर भी कैरी कर रहे हो। सो पंपिंग कॉस्ट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा हमारे पास। अच्छा, सेपरेट में पंपिंग कॉस्ट विल बी वेरी लो, पंपिंग कॉस्ट हमारे पास लो होगा। नाउ जो पार्शियली सेपरेट या फिर पार्शियली कंबाइंड है, यहाँ पे
पंपिंग कॉस्ट जो होगा, पंपिंग कॉस्ट, क्योंकि इसमें भी आप थोड़ा बहुत स्टॉर्म वाटर कैरी करते हो, सो पंपिंग कॉस्ट विल बी ठीक ठाक, हाई आप यहाँ पे कहोगे, इसमें वेरी हाई, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, क्लियर, यहाँ पे लो। एंड ध्यान दीजिएगा दोनों कंबाइंड या फिर पार्शली सेपरेट, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो स्टॉर्म है या फिर रेन वाटर है वो नहीं आया किसी भी रीजन के कारण, क्लियर, किसी भी रीजन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सो अगर ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन हुई, क्लियर, ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन हुई, सो उस केस में इनमें सेल्फ क्लीनिंजिंग वेलोसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, किनमें, कंबाइंड में एंड पार्शली सेपरेट में, ये भी आप याद रखिए। सो आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सो पढ़िए स्टेटमेंट यहाँ पे, इन पार्शली सेपरेट सिस्टम द कॉस्ट ऑफ पंपिंग इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू सेपरेट। सो सेपरेट सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहा है, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे पार्शली सेपरेट में क्या होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बोला, एक तो वेट वेदर ड्राई वेदर फ्लो कैरी होगा, साथ में थोड़ा बहुत ही वेट वेदर फ्लो भी कैरी करेगा, यानी कि स्टॉर्म वाटर को भी कैरी करेगा। सो पंपिंग कॉस्ट हाई होगा। अच्छा, किसके कंपैरिजन में, सेपरेट के कंपैरिजन में। इन पार्शली सेपरेट सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मे नॉट डेवलप इन ड्राई वेदर फ्लो। जी हाँ, अगर ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन हुई सो उस केस में, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉगिंग होगी या फिर ब्लॉकेज होगा वो ज़्यादा होगा। सो दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। नेक्स्ट, हाई वैल्यू ऑफ BOD बाई COD रेशियो फॉर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज बायोलॉजिकली। सो ध्यान दीजिए, BOD बाई COD जो मैंने आपको जनरल बोला था 0.63 to 0.68, BOD 5 की अगर मैं बात करूँ, ये हमने जनरल बोला था। फिर मैंने आपको अलग अलग वैल्यूज़ बोले थे, BOD बाई COD ग्रेटर देन 0.6। सो हमारे पास क्या है, BOD बाई COD ग्रेटर देन 0.6। सो ये बायोलॉजिकली ट्रीटेड होता था, बायोलॉजिकली ट्रीटेड। अच्छा, 0.3 to 0.6, इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप बेसिकली सीडिंग करते थे, इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप जनरली सीडिंग करते थे, क्लियर, इसमें आप सीडिंग करते थे। सीडिंग में हम क्या करते हैं, सीडिंग में जनरली हम यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो एडअप करते हैं। अगर लेस देन 0.3 हुआ या फिर इससे भी नीचे हुआ, तब हम बायोलॉजिकल मेथड्स नहीं कर सकते हैं, तब हम केमिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं। सो हाई वैल्यू ऑफ BOD बाई COD रेशियो फॉर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज बायोलॉजिकली ट्रीटेड। अब ये बोल रहा है कि बायोलॉजिकली ट्रीटेड भी है, BOD बाई COD रेशियो, अच्छा बोल रहा है बायोलॉजिकली ट्रीटेड। सो बायोलॉजिकली ट्रीटेड कब होगा, यहाँ से इसने लिखा है ऑप्शन पहला ग्रेटर देन 0.5, लेस देन 0.75, फिर ग्रेटर देन 0.3, लेस देन 0.7, 0.1। नाउ देखिए, इनमें, इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ लेस देन 0.75। लेस देन मतलब ये 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी, 0.6 भी, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0.5 में आपको श्योरिटी है कि ये तो 0.5 से नीचे नहीं होगा, ये 0.6 हो सकता है, 0.68 हो सकता है। सो आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द क्लॉगिंग ऑफ सीवर पाइप्स, ड्रॉप मैन होल, स्टॉर्म रेगुलेटर, फ्लशिंग टैंक, लैंप मैन होल। सो ये बोल रहा है कि क्लॉगिंग को प्रिवेंट करने में कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। सो फ्लशिंग डिवाइस, क्लियर, फ्लशिंग डिवाइस हमारे पास यूज़ होती है, किसके लिए, क्लॉगिंग को बचाने के लिए। एंड जनरली फ्लशिंग डिवाइस हम किन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास स्मॉल सीवर हैं उनके लिए, जो मीडियम है उनके लिए स्क्रैपिंग, एंड जो लार्ज हमारे पास हैं उनको मैनुअली। सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1, S2, S3, S4 पर्टेन टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सरफेस वाटर। DO की बात हो रही है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, रिंकलर्स टेस्ट। अच्छा, वार्म वाटर होल्ड्स मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देन कोल्ड। सो रिलेशन हमने देखी थी। अच्छा, पहली बात तो DO जो हमारे पास है अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि DO है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। दूसरा हमारे पास पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरा हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के साथ DO की क्या इन्वर्स रिलेशनशिप हमारे पास, DO टेम्परेचर ज़्यादा, DO हमारे पास क्या होगा, DO कम होगा हमारे पास, क्लियर, DO हमारे पास कम होगा। सो यहाँ पे वार्म वाटर होल्डर्स मोर DO, जी नहीं, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा DO कम हमारे पास होगा।
सो ये हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग, हमें बोलना है लास्ट पे करेक्ट स्टेटमेंट। रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर एज वेल एज इन सेडिमेंट्स कॉज रिडक्शन इन अवेलेबल डीओ। सो जी हाँ, जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे, फिशेस वगैरह, उनको डीओ चाहिए, सो उनके कारण डीओ कम हो जाता है। क्लियर। देन वाटर होल्डर्स लेस ऑक्सीजन एट हायर अल्टीट्यूड। सो जी हाँ, हायर अल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारे पास होता है उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ जाता है। फिर नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इन सरफेस वाटर लीड्स टू डिक्रीज इन डीओ। सो डिक्रीज इन डीओ कंसंट्रेशन। सो अगर आपको याद होगा, हमने देखा था डीओ वर्सेस टाइम, ऐसा ग्राफ हमने देखा था। मैक्सिमम कब होता था, मैक्सिमम हमारे पास नून में होता था। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर हमारे पास राइट ईयर। ये बोल रहा है ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इन सरफेस वाटर लीड्स टू डिक्रीज इन डीओ, जी नहीं। नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू IS इतना इतना द डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी ड्रेन्स फॉर बिल्डिंग ड्रेनेज अंडर रूलिंग ग्रेडियंट द मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी शुड बी लिमिटेड टू। सो इनको आपको लिमिट करना है एंड किस लिमिट तक आप यहाँ पे जाओगे। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास 0.3 to 1.5, 1 to 3.8, 0.75 एंड 2.4। सो याद रखिएगा, मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड। सो इस हिसाब से आप जाओगे किसके साथ, आप इन दो के साथ नहीं जाओगे, आप इसके साथ जाओगे एंड मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी आप यहाँ पे 0.75 लोगे। क्लियर। सो देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ताकि स्कवरिंग वगैरह ना हो हमारे पास सीवर की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप इज कॉमनली यूज टू रेजिस्ट कोरोजन फ्रॉम H2S। ऑप्शन देखिए, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप, RCC पाइप, ग्लेज्ड वायर पाइप। RCC पाइप, इसमें तो H2S कोरोजन होता है। क्लियर, यहाँ पे बात हो रही है H2S की। सो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। अब इन दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों कोरोजन को क्या करते हैं, कोरोजन को दोनों प्रिवेंट करते हैं। वेट, सो दोनों क्या करते हैं, दोनों कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। बट हमारे लिए जो बेस्ट चॉइस है दैट इज़, क्योंकि अगर H2S के कारण है तब हमारे पास जो बेस्ट चॉइस रहती है दैट इज़ ग्लेज्ड वायर पाइप। ग्लेज्ड वायर पाइप मतलब स्टोन वियर या फिर वेट्रीफाइड क्ले सीवर, इट इज़ आल्सो नोन एज ग्लेज्ड वायर। मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, साल्ट ग्लेजिंग का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज़ दी फार्मूला फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात हो रही है। रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे पास, अगर आपको याद होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे पास मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल डिवाइड बाय ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। क्लियर, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अगर आपको याद होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल किसमें, ट्रीटेड सीवेज में, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई फर्स्ट स्टेज BOD, यहाँ पे खाली फर्स्ट स्टेज BOD के लिए। एंड हमारे पास इसके लिए जनरली दो फार्मूलाज होती हैं। S इज इक्वल टू 100 1 माइनस, ध्यान दीजिए, S इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.794, फिर यहाँ पे T⁻20। दूसरी फार्मूला हमारे पास 100 1 माइनस, ध्यान दीजिए, 1 माइनस 0.63, T यहाँ पे 37। सो जनरली हम क्या करते हैं, एंड ये भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है इसको हम T इज इक्वल टू 20 डिग्री पे एंड T इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, जनरली इसको हम मेजर करते हैं एंड इट गिव्स अस रिलेटिव परफॉर्मेंस। हमारे पास हमने देखा था परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। जो ट्रीटमेंट यूनिट हमारे पास था, ट्रीटमेंट यूनिट के अलग अलग फैक्टर्स हमने देखे थे कि एफिशिएंसी को कौन सा इम्पैक्ट करेगा, कौन कौन सा पैरामीटर, एंड उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी भी हमारा एक पैरामीटर था। सो ट्रीटमेंट यूनिट की एफिशिएंसी इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही थी। सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन के हिसाब से किसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सो S इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.794 T20 एंड अगर 0.63 होगा सो उस केस में T37 डिग्री सेल्सियस होगा। अब याद कैसे रख सकते हो आप, 0.794 आप इसको 80 मान सकते हो, यहाँ पे 20 होगा साथ में, 80 और 20 कितना 100। अच्छा, यहाँ से 63, यहाँ पे 37, 63 एंड 37 क्या होगा 100, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो।
नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर विच इंडिकेट्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। सो ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा को ये इंडिकेट कर रहा है, रबिश, गार्बेज, सीवेज, नाइट सॉइल। सो ध्यान दीजिए, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, रबिश, गार्बेज, सीवेज। नाउ अगर मैं नाइट सॉइल की बात करूँ, नाइट सॉइल में सीवेज में हमारे पास क्या है, सीवेज में हमारे पास मतलब वाश बेसन, सिंक वगैरह, बट जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, सलेज। नाउ नाइट सॉइल की अगर मैं बात करूँ, नाइट सॉइल में पर्टिकुलरली आपको बोला था कब, जब हमने सॉलिड्स पढ़े थे, सॉलिड्स की अगर मैं बात करूँ, क्लियर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो नाइट सॉइल को हम जनरली ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा जो हमारे पास है वो इसमें इंक्लूड होता है। सो नाइट सॉइल हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द टाइम नीडेड टू कंप्लीट BOD एंड COD टेस्ट इज, जनरली BOD जो हम हैं टेस्ट को हम कितना टाइम प्रेफर करते हैं, 5 days पे BOD को हम मेजर करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ COD की अगर मैं बात करूँ, COD हमारे पास क्विक टेस्ट होता है, क्लियर। सो 5 days किसके लिए, BOD के लिए, एंड 3 hours हमारे पास किसके लिए, जनरली COD के लिए 3 hours। एंड COD जो हमारे पास है, COD अगर आपको याद होगा, डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट, इसमें हमारे पास K2Cr2O7 यूज़ होता है विथ KMnO4 या फिर H2SO4, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर कौन सा, फिरॉइन, सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने, क्लियर। सो जनरली 5 days एंड 3 hours, क्लियर। 5 days किसके लिए, BOD के लिए, COD के लिए कितना हमारे पास टाइम, 3 घंटे। नेक्स्ट, एट अ मैन होल द क्राउन ऑफ द आउट गोइंग सीवर शुड नॉट बी हायर देन द क्राउन ऑफ द इनकमिंग सीवर। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम लार्जर डायमीटर इनकमिंग सीवर टू स्मॉलर डायमीटर आउट गोइंग सीवर एट अ मैन होल शुड नॉट बी मेड। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एट अ मैन होल द क्राउन ऑफ आउट गोइंग सीवर शुड नॉट बी हायर देन क्राउन ऑफ इनकमिंग सीवर। जी हाँ, तो हमने देखा था अगर ये स्मॉल सीवर आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, आगे एक लार्जर सीवर आ रहा है, सो यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन होल, एंड हमेशा हमारे पास स्मॉल सीवर टू लार्ज सीवर हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कभी भी हम लार्ज टू स्मॉल कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने क्या देखा था, हाउस सीवर, लेटरल सीवर, ब्रांच सीवर, मैन सीवर, आउटफॉल सीवर। जैसे आप इधर जा रहे थे, डाया जो था वो इंक्रीज हो रहा था, क्लियर, डाया जो था वो इंक्रीज हो रहा था। सो कहीं पे बीच में क्या होगा, हाउस सीवर एंड जो लेटरल सीवर है इनका कनेक्शन होगा। कनेक्शन के लिए हमें क्या देना है, मैन होल वहाँ पे। सो स्मॉलर डाया टू लार्जर डाया हम जाएंगे हर एक केस में, जहाँ पे हमारे पास हाउस सीवर एंड लेटरल सीवर का कनेक्शन होगा, लेटरल ब्रांच का, यहाँ पे हमें अलग अलग साइज़ मिलेगा। फिर अगेन जब इनका कनेक्शन होगा यहाँ पे अलग साइज़, फिर जब इनका कनेक्शन होगा यहाँ पे अलग साइज़, एंड हमेशा हम छोटे सीवर से बड़े की ओर जाते हैं, यानी कि स्मॉलर टू लार्जर सीवर। कभी भी हम लार्जर सीवर टू स्मॉलर सीवर नहीं जाते हैं, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, साथ ही में हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, क्राउन एंड क्राउन को हम क्या करते हैं, क्राउन और क्राउन को हम मैच करते हैं। सो ये सही है, ध्यान दीजिए। एट अ मैन होल द क्राउन ऑफ आउट गोइंग सीवर शुड नॉट बी हायर। सो ये मैच करनी चाहिए, हायर नहीं होना चाहिए, सही बोल रहा है। देन ट्रांजिशन फ्रॉम ए लार्ज डायमीटर इनकमिंग सीवर टू ए स्मॉलर डायमीटर आउट गोइंग सीवर एट अ मैन होल शुड नॉट बी मेड। सो ये भी सही है, ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं, लार्जर टू स्मॉलर। सो हम क्या करते हैं, हम स्मॉलर टू लार्जर जाते हैं, ना कि लार्जर टू स्मॉलर सीवर जाएंगे, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इवॉल्वेटिंग। ध्यान दीजिए, A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट रीजन। जी नहीं, दोनों ट्रू हैं, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो एक्सवर्शन दिया था, रीज़न उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न भी ठीक है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्राउन और क्राउन हमें क्यों मैच करना चाहिए। अगर आपको याद होगा, क्राउन और क्राउन हम इसलिए मैच करते हैं ताकि यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं बैक फ्लो ना हो जाए, क्लियर, या फिर इनकी क्लॉगिंग ना हो जाए, क्लियर। सो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉयज फिरॉइन इंडिकेटर। बताइए, यही क्वेश्चन जो ऊपर आपको बताया। सो फिरॉइन इंडिकेटर की बात हो रही है। फिरॉइन इंडिकेटर हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, COD में। सो ये COD टेस्ट में हमारे पास यूज़ होता है। एंड जनरली जो हमारा COD होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80% किसका, इट इज़ 80% ऑफ TOD। सो जो TOD हमारे पास है, या फिर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास है, या टोटल ऑक्सीजन डिमांड, उसका कितना है, 80% या फिर 0.8 इंटू TOD, ये आप याद रख सकते हो। सो ये थे हमारे पास 30 क्वेश्चन। अगेन जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं अभी इसमें जो मैं आपको कराऊंगा इसी के रिलेटेड।
सो नेक्स्ट सेशन में आपको वो और मिलेंगे, फिर इसके बाद हम आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के ऊपर। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।